Hello everyone, I Anupama welcome you all to the Savil classes। और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 2017 का इंग्लिश का मास्टर केडर का पेपर, राइट, जिससे आपको आइडिया मिल सके कि हमें किस लेवल का एग्जाम आने के चांसेस हैं, हमें आइडिया हो सके कि हमारी जो प्रिपरेशन है वो सही ट्रैक पे जा रही है कि नहीं, राइट। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड क्लिक द बेल आइकन, ताकि आपको ऐसे लेक्चर्स की जो नोटिफिकेशंस हैं वो टाइम टू टाइम मिलती रहें, और जो भी ये इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी प्रिपरेशन का एग्जाम से रिलेटेड, आप कुछ भी मिस ना करें, ठीक है। तो सबसे पहले प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल, ओके। सो हम 2017 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं, और उसमें जो पहला क्वेश्चन है वो इस तरीके से है कुछ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बुक बाय खुशवंत सिंह। तो यहाँ पे हमें फोकस करना है कि कौन सी बुक, जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें, वो खुशवंत सिंह की नहीं है, ठीक है। तो देखिए, जो कि मैं आपको हमेशा बोलती रहती हूँ कंसंट्रेट करने के लिए, फोकस करने के लिए, वो है राइटर के वर्क्स की लिस्ट के ऊपर, ठीक है। जो भी राइटर आप प्रिपेयर कर रहे हैं उनके वर्क्स की लिस्ट बनाइए प्रॉपरली, और उनको प्रॉपरली याद करिए, ताकि आप, अगर यहाँ पे ये क्वेश्चन हो कि इनमें से खुशवंत सिंह की बुक कौन सी है, तो भी आप फटाफट से टिक मार्क कर सके सही जवाब पे। और अगर नॉट पूछा जाए तो भी आप पहचान सके कि चारों में से ये एक जो है कौन सी है जो खुशवंत सिंह की, या और जो भी कोई राइटर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जाता है उसकी नहीं है, ठीक है। तो चलिए हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। द सनसेट क्लब, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मलीज, ट्रेन टू पाकिस्तान और बेंड इन द फॉरेस्ट। तो सनसेट क्लब भी खुशवंत सिंह का है, ट्रूथ, लव एंड लिटिल मलीज भी खुशवंत सिंह की ऑटोबायोग्राफी है, ट्रेन टू पाकिस्तान तो हम सब जानते ही हैं, आंखें बंद करके बता सकते हैं, बड़ा फेमस नॉवल खुशवंत सिंह का। तो इट मीन्स कौन सा रह जाता है जो खुशवंत सिंह का नहीं है? बेंड इन द फॉरेस्ट, राइट। सो बेंड इन द फॉरेस्ट इज अ वर्क which doesn't belong to खुशवंत सिंह। सेकेंड क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं। बिसाइड्स लिटरेचर, टैगोर कॉन्ट्रीब्यूटेड टू। लिटरेचर में टैगोर ने बहुत कंट्रीब्यूशन दिया। ही रोट पोएट्री, ही रोट नॉवेल्स, ड्रामास, सो मेनी शॉर्ट स्टोरीज, एंड ही वाज द फर्स्ट इंडियन, ही वाज द फर्स्ट एशियन टू विन द नोबेल प्राइज, है ना। ये सब चीज हम जानते ही हैं। लेकिन लिटरेचर के अलावा और किस चीज में कंट्रीब्यूट किया टैगोर ने? आर्किटेक्चर, म्यूजिक, आर्कियोलॉजी या ओकल्ट साइंस। सो विदाउट एनी डाउट द राइट आंसर इज म्यूजिक, ठीक है, जिसको हम रविंद्र संगीत के नाम से भी जानते हैं, है ना। और तकरीबन हम जानते हैं कि 2230 जो सॉन्ग्स हैं वो रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखे थे, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन के साथ। Who made a film on Tagore's The Home and the World? बड़े सारे जो फेमस वर्क्स हैं, बड़े सारे वर्क्स जो थीमेटिकली, ठीक है, थीम्स जिनकी बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं, सोसाइटी के लिए जो बड़ी मोटिवेशनल हो सकती हैं, तो उन कहानियों पे जो फिल्म डायरेक्टर्स हैं वो मूवीज बनाते ही रहते हैं, है ना, हम लोग देखते ही हैं। तो होम एंड द वर्ल्ड टैगोर का एक नॉवल है, तो हमें बताना है कि इस पे फिल्म किसने बनाई। मृणाल सेन, ऋत्विक घातक, सत्यजीत रे या तपन सेन। तो सही जवाब है सत्यजीत रे, जो कि अपनी 8 फिल्मों के लिए जाने जाते हैं, बड़े ही फेमस 8 डायरेक्टर हैं, ठीक है जी। अगला सवाल है, द शैडो लाइन्स इज अ नॉवल बाय। हमें बताना है कि ये जो नॉवल है शैडो लाइन्स, वो किसका नॉवल है। तो जैसे मैंने कहा कि वर्क लिस्ट कितनी इंपॉर्टेंट है दोनों तरीकों से, कि चाहे यहाँ पे हमसे नॉट पूछ लिया जाए, चाहे पूछ लिया जाए ये किसका नॉवल है, तो हम दोनों केसेस में आंसर सही मार्क करें। तो ये किसका नॉवल है? सत्यजीत रे का, विजय तेंदुलकर, अमिताभ घोष या खुशवंत सिंह। तो सही जवाब हमारा है अमिताभ घोष, जिसके लिए इनको साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला, ठीक है। इसी नॉवल के लिए अमिताभ घोष को साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिला। क्वेश्चन नंबर 5,
ऑन विच इशू इज अमिताभ घोष's द ग्रेट डीरेंजमेंट रिटन। ये नॉन फिक्शन वर्क है अमिताभ घोष का, तो हमें ये बताना है कि ये किस इशू पे बेस्ड है। एमिग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन, कल्चरल डिग्रेडेशन या क्लाइमेट चेंज। तो ये बड़ा ही फेमस नॉन फिक्शन वर्क है अगेन अमिताभ घोष का, और इसमें जिस इशू को उन्होंने डिस्कस करा वो है क्लाइमेट चेंज, जो इशू बड़े ही सालों से हमारे पूरे वर्ल्ड में जो है फोकस्ड इशू चल रहा है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से हमारे जो वर्ल्ड में अपहीवल जो हो रहा है, ठीक है, तो उस चीज को डिस्कस करा। देन क्वेश्चन नंबर 6, बिसाइड्स राइटिंग इन इंग्लिश A.K. रामानुजन ऑल्सो रोट इन। इंग्लिश के अलावा A.K. रामानुजन और कौन सी लैंग्वेज में लिखते थे? तमिल, तेलुगु, कन्नड़ या मलयालम? तो सही जवाब है कन्नड़, ठीक है। A.K. रामानुजन इंग्लिश के अलावा कन्नड़ में भी लिखा करते थे। बहुत सारे वर्क्स कन्नड़ के उन्होंने ट्रांसलेट भी करे, उनको एज ट्रांसलेटर भी जाना जाता है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7, वेलुथा इज अ कैरेक्टर इन द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस, सी ऑफ पॉपीज या द ग्रेट इंडियन नॉवल। इसीलिए मैं आप लोगों को हमेशा कहती हूँ टू फोकस ऑन इंपॉर्टेंट समरीज, ठीक है। कोई भी राइटर है हमारे सिलेबस का, उसके जो इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं उनको एक बार पढ़िए ही पढ़िए, ताकि आपको कैरेक्टर्स के बारे में एटलीस्ट पता हो। आपको बहुत डेप्थ में से क्वेश्चंस नहीं आने हैं, लेकिन कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन जो है वो आपको आ सकता है। तो वेलुथा जो कैरेक्टर है वो है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स का एक लोअर कास्ट का जो कैरेक्टर है, जिसकी डेथ भी हो जाती है विद इन द नॉवल। वेलुथा इज अ कैरेक्टर इन गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स विच इज अ वेरी फेमस नॉवल ऑफ अरुंधति रॉय, जिसके लिए अरुंधति रॉय को मैन बुकर अवार्ड भी मिला था, है ना। क्वेश्चन नंबर 8, विच अवार्ड वॉज बेस्टाउड अपॉन द नॉवल मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। ये भी अगेन अरुंधति रॉय का नॉवल है मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस। तो इसके लिए कौन सा अवार्ड मिला अरुंधति रॉय को? बुकर प्राइज, साहित्य अकादमी अवार्ड, ज्ञानपीठ अवार्ड या नन ऑफ द अबव? तो मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस को कोई अवार्ड नहीं मिला था बच्चे, ठीक है। ऑफर किया गया था लेकिन अरुंधति रॉय ने रिफ्यूज कर दिया था साहित्य अकादमी अवार्ड को, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 9, लिसनिंग टू ग्रासहॉपर्स इज अ कलेक्शन ऑफ एसेज बाय। ये एक नॉन फिक्शन वर्क है, अगेन एसेज है, तो आपको बताना है कि ये किसके एसेज की कलेक्शन है। अमिताभ घोष, A.K. रामानुजन, खुशवंत सिंह या अरुंधति रॉय? तो अगेन हमारी वर्क लिस्ट यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। तो ये कलेक्शन ऑफ एसेज है अरुंधति रॉय का, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइन अकॉर्डिंग टू सॉशर। ये एक टर्म जो इंट्रोड्यूस करी लिंग्विस्टिक्स में सॉशर ने, फर्डिनेंड डी सॉशर ने। साइन, तो आपको बताना है कि ये किन चीजों को मिला के बना होता है। 1 एस्पेक्ट ओनली, 2 एस्पेक्ट्स, 3 एस्पेक्ट्स या नन ऑफ द अबव? तो साइन बना होता है बच्चे 2 चीजों को लेके, सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड, ठीक है। साइन के 2 एस्पेक्ट्स, एस्पेक्ट्स मींस 2 पहलू होते हैं। साइन में या तो आ जाएगा स्पोकन, सिग्निफायर में आ जाएगा स्पोकन और रिटन वर्ड, ठीक है, जो भी वर्ड्स हम लिखते हैं या बोलते हैं। और सिग्निफाइड में आ जाएगा उसका मीनिंग, ठीक है, सिग्निफाइड में आ जाएगा उसका मीनिंग। तो इट इज मेड ऑफ 2 एस्पेक्ट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 से पहले आप लोगों के लिए ये एक इंफॉर्मेशन, हमारे मास्टर केडर के सभी सब्जेक्ट्स के ग्रुप चल रहे हैं, तो उनसे रिगार्डिंग आप, उससे रिलेटेड आपको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए प्लीज कांटेक्ट कीजिए दीपक सर को इस नंबर पे। हमारा इंग्लिश का भी ग्रुप चल रहा है, ठीक है। तो जो पहले के लेक्चर्स हो चुके होते हैं वो स्टूडेंट्स को हम प्रोवाइड करते हैं, और बाकी आप जो है
कुछ लाइव लेक्चर्स भी लगा सकते हैं। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करिए आप इन पेड ग्रुप्स को। क्वेश्चन नंबर 11, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज। लिंग्विस्टिक्स के मुताबिक लैंग्वेज का स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है, सबसे छोटा जो पार्ट है लैंग्वेज का वो क्या होता है? फोनीम, मॉर्फीम, वर्ड या फोनेटिक्स? तो सबसे जो छोटा यूनिट है लैंग्वेज का वो होता है फोनीम, जिसमें हमारे साउंड्स आ जाते हैं, ठीक है, जिसमें हमारे वाउल्स और कॉन्सोनेंट्स आ जाते हैं, ठीक है, उनको हम कुल मिला के फोनीम भी कह सकते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12, विच टाइप ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इज फ? फ किस तरह की कॉन्सोनेंट साउंड है? प्लोजिव, स्टॉप, फ्रिकेटिव या एफ्रिकेट? तो प्लोजिव और स्टॉप तो जो है सिनोनिम्स हैं बच्चे, सेम होते हैं, ठीक है। तो फ आता है फ्रिकेटिव्स के अंडर, ठीक है। टोटल 9 फ्रिकेटिव्स हैं कॉन्सोनेंट्स में हमारे पास, और जिन साउंड्स में थोड़ी सी फ्रिक्शन होती है, ठीक है, हमारे स्पीच ऑर्गन्स जो है थोड़ी सी फ्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, उनको हम फ्रिकेटिव्स बोल देते हैं, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13, सिंटैग्मेटिक रिलेशंस आर आर्बिट्रेरी, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल या डायगोनल? तो सिंटैग्मेटिक वर्ड देखिए किससे बना है? सिंटेक्स से, ठीक है। सिंटेक्स क्या होता है? सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा कैसे चलता है? किस तरीके से चलता है हमारा सेंटेंस स्ट्रक्चर? सेंटेंस स्ट्रक्चर हमारा चलता है हॉरिजॉन्टल, इस तरीके से चलता है ना, ही इज अ बॉय, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल जो रिलेशंस होते हैं एक सेंटेंस के बीच में, उनके जो अलग अलग हमने कंटेंट यूज करे हैं, ठीक है, उनको हम सिंटैग्मेटिक रिलेशंस बोल देते हैं। और अगर इसी की जगह ही की जगह मैं कर दूं दे आर बॉयज, ठीक है, ही की जगह पे मैंने दे सब्सटीट्यूट कर दिया, आर इसकी जगह पे मैंने आर सब्सटीट्यूट कर दिया, ठीक है, बॉय की जगह पे हमने प्लूरल कर दिया, तो इनको कहा जाता है पैराडिग्मेटिक। और ये कौन से रिलेशंस होते हैं? ये होते हैं वर्टिकल, ठीक है, इनको वर्टिकल रिलेशंस भी बोल दिया जाता है और इनको सब्सटीट्यूशनल भी बोल दिया जाता है, ठीक है, इनको सब्सटीट्यूशनल भी बोल दिया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14, इन द वर्ड फ्रेंडली ly इज, ly का रोल क्या है फ्रेंडली में? इज इट अ फ्री मॉर्फीम, इज इट अ बाउंड मॉर्फीम, एलोमॉर्फ या नन ऑफ द अबव? तो बच्चे जो भी ये हमारे सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं, ठीक है, जिनसे हम सिर्फ वर्ड की जो कैटेगरी चेंज करते हैं, जो ये सफिक्स प्रीफिक्स होते हैं हमारे, इनको हम बाउंड मॉर्फीम कहते हैं। और जो हमारा बेस वर्ड है, जैसे हमारा फ्रेंड है, ठीक है, ये फ्री फॉर्म है, क्योंकि इसको किसी भी जो है सफिक्स या प्रीफिक्स इसके साथ अटैच तो हो सकता है, ठीक है, लेकिन अपने आप में इसका मीनिंग जो है एग्जिस्ट करता है, जबकि ly का मीनिंग तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो किसी फ्री फॉर्म के साथ जाके जो है जुड़ेगा, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, द डिस्क्रिप्टिव टर्म लेबियोडेंटल रेफर्स टू। लेबियोडेंटल कहां किस कैटेगरी में हम पढ़ते हैं? वाउल साउंड पे अप्लाई किया जाता है, फोनोलॉजी है, फॉर्म ऑफ आर्टिकुलेशन है या प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन है? तो बच्चे हमने कॉन्सोनेंट्स को पढ़ा था दो डिफरेंट तरीकों से, मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन जिसको हम फॉर्म भी कह देते हैं, और प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। तो लेबियोडेंटल आ जाता है प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन के अंडर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डायलेक्ट ऑफ अ लैंग्वेज इज पिक्यूलियर टू। जो लैंग्वेज का डायलेक्ट है, ठीक है, जैसे हम पंजाबी के डायलेक्ट्स की बात करते हैं, मलवई है, माझा डायलेक्ट है, द्वाबा डायलेक्ट है, तो वो पिक्यूलियर होता है किस चीज का? एक रीजन को बिलोंग करता है, एक सोशल ग्रुप को बिलोंग करता है, बोथ ए एंड बी, या एक इडियोलेक्ट होता है। तो बच्चे जो डायलेक्ट है वो रीजन को भी बिलोंग करता है और वो एक सोशल ग्रुप को भी बिलोंग करता है। तो हमारा सही जवाब यहाँ पे होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, इफ द वर्ड CONDUCT
टी इज यूज्ड एज अ नाउन, ठीक है। मैंने इसको स्पेल क्यों करा है, क्योंकि मैं आपको अभी इसकी प्रोनाउंसिएशन बताऊंगी कि नाउन और वर्ब के मुताबिक इसकी प्रोनाउंसिएशन कैसे चेंज होती है। तो ये वर्ड है हमारा, अगर हम इसको नाउन के तौर पे यूज करते हैं तो जो एक्सेंट है, जो स्ट्रेस है, वो कहां पे फॉल होता है। तो बच्चे जब हम इसको एज नाउन प्रोनाउंस करते हैं तो हम इसकी प्रोनाउंसिएशन इसकी होती है कॉन्डक्ट, कॉन्डक्ट। तो आपको सुन के भी पता लग रहा होगा कि कौन पे मैं थोड़ा सा स्ट्रेस डाल रही हूं, डक्ट पे आते आते वो स्ट्रेस कम हो जाता है, ठीक है। और जब हम इसको एज अ वर्ब प्रोनाउंस करते हैं तो इट इज कंडक्ट, कंडक्ट। तो स्ट्रेस कहां पे जा रहा है, एक्सेंट कहां पे जा रहा है, सेकंड सिलेबल पे, ठीक है, डक्ट पे जा रहा है। तो इट मींस जब हम इसको एज अ नाउन प्रोनाउंस करते हैं तो स्ट्रेस आता है फर्स्ट सिलेबल पे, राइट। चलिए 18th क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते हैं हम। एलोफोन्स इन इंग्लिश आर डिस्टिंक्टिव, कॉन्ट्रास्टिव, इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन और नन ऑफ द अबव। तो बच्चे जो एलोफोन्स होते हैं डिस्टिंक्टिव नहीं होते, वो एक जैसे होते हैं। डिस्टिंक्टिव तो तब आ जाएगा जब उनमें फर्क होगा। कॉन्ट्रास्टिव, कॉन्ट्रास्टिव भी नहीं है, अगेन फर्क नहीं है उनमें कोई भी, एक ही साउंड है वो, बट दे आर इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो एलोफोन्स हैं, जैसे प में हमने करा था कि कहीं कहीं पे हम प को सिंपली प्रोनाउंस करेंगे और कहीं कहीं पे हम प को जो है थ की तरह प्रोनाउंस करते हैं। तो जहां पे ये वाला प आएगा, कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन से मतलब क्या है कि जहां पे ये वाला प आएगा वहां ये नहीं आएगा, और जहां पे ये वाला आएगा वहां पे ये नहीं आएगा, ठीक है। जब हमारा ये साउंड प जो है स्ट्रेस्ड सिलेबल में होता है, जैसे हम ये वर्ड लिख रहे हैं तो यहाँ पे स्ट्रेस है स्पीक, ठीक है, हम बोल रहे हैं स्पीक, ठीक है, स्पार्क, राइट। तो वहां पे ये वाला जो हमारा एलोफोन आएगा, जहां पे हम सिंपली बोल रहे हैं कैप, ठीक है, वो वहां पे सिंपल वाला हमारा प आएगा, एस्पिरेटेड नहीं आएगा, ये वाला हमारा एस्पिरेटेड प है, ठीक है। तो दे आर इन कॉम्प्लीमेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन। आई होप मैंने आपको ये पॉइंट क्लियर कर लिया है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 19, इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन लैंग्वेज आर्टिकुलेशन आर डायलेक्टिकल, pertain to different registers, pertain to idiolect और are they regional। जो हमारे इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, जब हम लैंग्वेज को बोलते हैं, यूज करते हैं, तो क्या वो डायलेक्टिकल होते हैं, तो क्या वो रजिस्टर्स की बात होती है, और दे पर्टेन टू इडियोलेक्ट या रीजनल। तो बच्चे जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं दे पर्टेन टू इडियोलेक्ट। जैसे किसी किसी की आदत होती है रिक्शा को रिश्का बोलना, है ना, मसाले को समाले बोलना, तो दे कम अंडर द कैटेगरी ऑफ इडियोलेक्ट। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, द फेरी क्वीन इज अ पोएम बाय चॉसर, एडमंड स्पेंसर, जॉन मिल्टन या जॉन ड्राइडन। वेरी इजी क्वेश्चन इट इज, इसको तो हम अगेन गलत कर भी नहीं सकते। सो ये जो बहुत ही फेमस पोएम है जिसको एपिक भी बोल दिया जाता है, अलेग्री भी बोल दिया जाता है, इट इज बाय एडमंड स्पेंसर। तो जिन भी बच्चों ने हमारा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं करा है बच्चे, वो अपना नाम और मास्टर केडर का सब्जेक्ट जो है उसको लिख के मैसेज कर दीजिए दीपक सर को इस नंबर पे, जहां पे आपको टाइम टू टाइम स्टडी मटेरियल मिलता रहेगा। जैसे ये जो लेक्चर्स हैं इनके लिंक्स भी जो है आपको वहां पे प्रोवाइड किए जाते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 21, ड्रामेटिक मोनोलॉग जो कि एक तरह की पोयम होती है ना, इज कंसिडर्ड द फोर्टे ऑफ, फोर्टे मतलब कि किस राइटर का जो है एक तरह से मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट जो यानर माना जाता है, ठीक है, जिसमें उसकी परफेक्शन है। फोर्टे मतलब कि जिस यानर में उस राइटर की परफेक्शन है। एलिजाबेथ गास्किल, शेक्सपियर, डन
या रॉबर्ट ब्राउनिंग? तो ड्रामेटिक मोनोलॉग फोर्टे माना जाता है रॉबर्ट ब्राउनिंग का, ठीक है। ड्रामेटिक मोनोलॉग को सिनोनिमस कहा जाता है कि अगर रॉबर्ट ब्राउनिंग का नाम आता है तो ड्रामेटिक मोनोलॉग जो है मतलब उनका मेन इंपॉर्टेंट ज्ञानर, ठीक है। पोएम्स इसी स्टाइल में उनकी लिखी हुई। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड। बच्चे ये पेपर में ही जो है स्पेलिंग्स इनकरेक्ट हैं, ठीक है। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड इज अ नॉवेल बाय वर्जीनिया वुल्फ, E.M. फॉस्टर, H.G. वेल्स या हेनरी जेम्स। तो बच्चे ये नॉवल है वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, E.M. फॉस्टर का फर्स्ट नॉवल है ये, ठीक है। वेयर एंजल्स फियर टू ट्रेड, इट इज द फर्स्ट नॉवल ऑफ E.M. फॉस्टर। ओके, क्वेश्चन नंबर 23, descriptive linguistics is in opposition to historical linguistics, comparative linguistics, ग्रामर बेस्ड लिंग्विस्टिक्स या प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक। तो देखो यहाँ पे बड़ा आसान है हमें पहचानना, चाहे हमें डेफिनेशंस ना भी पता हो। तो डिस्क्रिप्टिव का ऑपोजिट प्रिस्क्रिप्टिव होता है, ठीक है। तो प्रिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स इज इन ऑपोजिशन टू डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, पिप इज द प्रोटैगनिस्ट ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस, पिकविक पेपर्स, डॉम्बी एंड सन और टेल ऑफ द टू सिटीज। तो जैसे मैं आपको पहले वेलुथा वाले क्वेश्चन के साथ भी बोल चुकी हूं कि आपको फोकस करना है एक राइटर के फेमस वर्क्स पे, ठीक है, इंपॉर्टेंट वर्क्स पे। तो पिप किस नॉवल का कैरेक्टर है? चार्ल्स डिकेंस के नॉवेल्स हैं ये सारे के सारे, ठीक है। सो ही इज अ कैरेक्टर इन ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। और पिप का पूरा नाम क्या होता है? फिलिप पिरिप, राइट। फिलिप पिरिप उसका पूरा नाम होता है। और ये सारे के सारे नॉवेल्स हैं चार्ल्स डिकिन के, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, ब्लूम्सबेरी ग्रुप वाज फाउंडेड बाय, ठीक है। मैं आप लोगों को अगेन पहले ये एक चीज मेंशन कर चुकी हूं कि कुछ जो फेमस ग्रुप्स के नाम हमें याद करने हैं, उनके मेंबर्स के नाम भी हमें याद करने हैं जो हमारे राइटर्स के साथ रिलेटेड ग्रुप्स हैं बेसिकली। जैसे हमने लेक पोएट्स करने हैं, है ना, जो वर्ड्सवर्थ कोलरिज के साथ रिलेटेड है। हमने मार्टिनस स्क्रिबलरस क्लब करना है, हमने मेटाफिजिकल पोएट्स करना है, हमने यूनिवर्सिटी विट्स करना है। तो उसी तरह से ब्लूम्सबेरी ग्रुप हमारे सिलेबस के एक राइटर से रिलेटेड है, तो हमें इसके बारे में पता होना जरूरी है। तो किसने फाउंड करा था ब्लूम्सबेरी ग्रुप? जेम्स जोइस, मार्लो, वर्जीनिया वुल्फ या स्वाइनबर्न? तो ब्लूम्सबेरी ग्रुप वाज फाउंडेड बाय वर्जीनिया वुल्फ, ठीक है। इनके हस्बैंड जो थे लियोनार्ड वुल्फ, वो भी इस ग्रुप का पार्ट थे, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, सर रॉजर डी कावर्ले वाज अ कैरेक्टर क्रिएटेड बाय जोनाथन स्विफ्ट, चार्ल्स डिकेंस, जोसेफ एडिसन या जॉर्ज इलियट? रॉजर डी कावर्ले कैरेक्टर किसने क्रिएट करा? अपने आर्टिकल्स में भी उनके बारे में लिखा इन जो है राइटर ने। सो इट वाज क्रिएटेड बाय जोसेफ एडिसन, ठीक है, जो कि एक फेमस जर्नलिस्ट के तौर पे भी जाने जाते हैं। जोसेफ एडिसन ने ये कैरेक्टर क्रिएट करा था, सर रॉजर डी कावर्ले। क्वेश्चन नंबर 27, द स्कॉलर जिप्सी इज अ लॉन्ग पोएम बाय, हाँ जी, किसकी पोएम है स्कॉलर जिप्सी? टेनिसन, वॉल्टर स्कॉट, ली हंट या मैथ्यू आर्नल्ड? तो जो स्कॉलर जिप्सी पोएम है वो लॉन्ग पोएम लिखी हुई है मैथ्यू आर्नल्ड की, जो कि विक्टोरियन एज के बड़े ही इंपॉर्टेंट राइटर माने जाते हैं, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 के साथ। क्रिस्टोफर मार्लो बिलोंग्ड टू अ ग्रुप नोन एज, देखिए मैंने बोला ना आपको कि ग्रुप्स आपको याद करने जरूरी हैं, एटलीस्ट वो राइटर्स से रिलेटेड ग्रुप्स जो हमारे सिलेबस में हैं। यूनिवर्सिटी स्कॉलर्स, यूनिवर्सिटी विट्स, यूनिवर्सिटी डॉन्स या यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स? तो ये जाने जाते हैं यूनिवर्सिटी विट्स ग्रुप के साथ, ठीक है, जिसमें 7 राइटर्स इंक्लूडेड थे। और इनको इससे यूनिवर्सिटी विट्स कहा जाता था क्योंकि ये जो राइटर्स थे
ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जो हमारी बहुत ही फेमस यूनिवर्सिटीज हैं दुनिया की, उनमें से इनकी एजुकेशन कंप्लीट हुई थी। ओके, क्वेश्चन नंबर 29. After breaking free of medieval science and divinity, Foster's of Marlowe's Dr. Foster's begins to consider knowledge as a satisfying experience, power, service या something neutral. हाँ जी, तो कितनी सारी नॉलेज अक्वायर कर ली थी डॉक्टर फॉस्टर्स ने, और जब साइंस के बारे में पढ़ चुका, रिलीजन के बारे में, गॉड के बारे में पढ़ चुका, तो उसको क्या लगना शुरू हुआ कि नॉलेज क्या है? तो उसको लगना शुरू हुआ कि नॉलेज इज पावर। इसीलिए फिर उसने सोचा था टू अक्वायर द नॉलेज ऑफ नेक्रोमेंसी, कि ये मुझे असली जो है पावर दिलवाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 30. इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर द बिगिनिंग इज डोमिनेटेड बाय अ गोस्ट? शेक्सपियर का कौन सा प्ले जो है शुरुआत होता है एक गोस्ट के साथ? हैमलेट, मैकबेथ, किंग लियर या ट्वेल्थ नाइट? तो बड़ा ही फेमस प्ले है ये शेक्सपियर का, जिसकी शुरुआत एक गोस्ट से होती है, हैमलेट, ठीक है, जिसमें किंग हैमलेट का गोस्ट जो है दिखाई देता है कुछ लोगों को, ठीक है, जो उनके पैलेस के गार्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको दिखाई देता है किंग हैमलेट का, जो कि हैमलेट के फादर थे। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 31. Donne's poetry is replete with what is in the critical jargon known as? Donne की पोइट्री किस चीज से भरी हुई है? रिप्लीट मीन्स फुल ऑफ। किन चीजों से डन की पोएम्स जो है भरी हुई हैं? तो मुझे नहीं लगता हमें ऑप्शंस भी देखने की जरूरत पड़ेगी। सो इट इज फुल ऑफ मेटाफिजिकल कंसीट्स। हम लोग सिमिलीज पढ़ते हैं, मेटाफर्स पढ़ते हैं, एक कंसीट्स होते हैं, ठीक है। कंसीट्स भी कंपैरिजन होते हैं, लेकिन उन दो चीजों में जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, ठीक है। इनडायरेक्ट कंपैरिजन बोल दिया जाता है इसको भी। ओके, सो दे आर मेटाफिजिकल कंसीट्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 32. इन विच बुक डिड नॉर्म चॉम्स्की डेवलप थियोरी ऑफ जनरेटिव ग्रामर? टीजी ग्रामर की जहां हम बात करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर, तो नॉर्म चॉम्स्की ने अपनी किस किताब में इस टीजी ग्रामर को डेवलप करा? सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर्स, सिंटैक्टिकल रूल्स या सिंपल ग्रामर में? तो बच्चे उनकी बुक का नाम था सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स, ठीक है। नॉर्म चॉम्स्की ने टीजी ग्रामर, ट्रांसफॉर्मेशनल जनरेटिव ग्रामर की थ्योरी को डेवलप करा सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर्स नाम की किताब में। ओके, क्वेश्चन नंबर 32. अगेन हमारा सवाल टीजी ग्रामर से रिलेटेड। तो इन ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर द बेस स्ट्रक्चर्स created by phrase structure rules remain unchanged, are altered, are deviated, are reversed? तो जो हम बात कर रहे हैं, उन्होंने हमसे सवाल किया है कि जो ट्रांसफॉर्मेशनल ग्रामर है उनमें जो बेस स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो हमने फ्रेज स्ट्रक्चर रूल्स की मदद से क्रिएट करे हैं, ठीक है, वो उनमें कोई चेंज नहीं आता, चेंज आता है, थोड़े से इधर उधर हो जाते हैं। डेविएट मींस थोड़ा सा चेंज आता है, ठीक है। रिवर्स्ड मतलब बिल्कुल ही उल्ट हो जाता है। तो इसका सही जवाब है दैट दे आर ऑल्टर्ड, उनमें चेंज आता है, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के साथ। व्हाट इज द नेम ऑफ द बुक बाय सॉशर? सॉशर की बहुत फेमस जो बुक है उसका क्या नाम है? कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, कोर्स इन लिंग्विस्टिक्स, कोर्स इन डिस्क्रिप्टिव लिंग्विस्टिक्स या कोर्स फॉर लिंग्विस्टिक्स? तो उस फेमस बुक का नाम है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स, राइट? सो द बुक्स नेम इज कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 35. In which of the plays of Shakespeare there is a scene known as the grave diggers scene? ठीक है, अगेन ये भी एक
फेमस प्ले का सीन है ग्रेव डिगर सीन? हेनरी IV में, किंग रिचर्ड II में, हैमलेट में या मैकबेथ में? सो दिस ग्रेव डिगर सीन अपीयर्स इन हैमलेट ओनली, ठीक है, ये भी हैमलेट प्ले का ही पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 के साथ आगे बढ़ते हैं। Absalom and Achitophel is a poem by Alexander Pope, मार्लो, ड्राइडन या स्पेंसर? तो ये बड़ी ही फेमस एक सटायर पोएम है बच्चे, ये एक स्टिरिकल पोएम है, इसको पॉलिटिकल एलेगरी भी बोल दिया जाता है। सो इट इज रिटन बाय जॉन ड्राइडन, जिन्होंने इसको जो है उस टाइम के पॉलिटिकल सिनेरियो पे बेस्ड लिखा था, ठीक है, पॉलिटिकल एलेगरी भी इसको बोल दिया जाता है। चलिए 37, टू विच सेंचुरी डज सैमुअल रिचर्डसन बिलोंग टू? सैमुअल रिचर्डसन किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? हाँ जी, 19th सेंचुरी को, 20th सेंचुरी, 18th सेंचुरी या 16th सेंचुरी? ठीक है, हमें एजेस के मुताबिक हम थोड़ा सा इन चीजों का जो है अंदाजा लगा सकते हैं। हमने सारी एजेस जो है बकायदा पढ़ी हैं। एलिजाबेथन एज है, उसके बाद जो है जैकोबियन आ जाती है, रेस्टोरेशन आ जाती है, और उसके बाद आ जाती है हमारी हमारी एज आ जाती है ऑगस्टन एज, ठीक है। तो इनको हमने ऑगस्टन एज में पढ़ा है सैमुअल रिचर्डसन को, ठीक है। तो ये किस एज को, किस सेंचुरी को बिलोंग करते हैं? ये बिलोंग करते हैं 18th सेंचुरी को। डेथ इनकी होती है 1761 में, ठीक है जी, डेथ इनकी होती है 1761 में। तो उस मुताबिक इनको 18th सेंचुरी के राइटर बोल दिया जाता है, ठीक है जी। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 के साथ आगे बढ़ते हैं। होली सोनेट्स किसकी पोएम्स की कलेक्शन है? होली सोनेट्स आर एट्रीब्यूटेड टू एंड्रयूस, वर्ड्सवर्थ, डन या मैरी शेले? तो अगेन ये एक फेमस कलेक्शन है पोएम्स की, और इसके लिए जो राइटर सबसे ज्यादा जाने जाते हैं या जिन्होंने इन सोनेट्स को लिखा, दैट इज जॉन डन, और उन्होंने इसको डेडिकेट करा था अपने फ्रेंड की मदर, अपने फ्रेंड जो है हर्बर्ट की मदर को जो है डेडिकेट करा था होली सोनेट्स को, राइट। क्वेश्चन नंबर 39, which of the following poems by S.T. Coleridge was written by him immediately after waking from a profound sleep, at least of the external senses? तो मतलब बड़ा इजी सा सवाल है, देखिए ये, ठीक है, और वो पोएम जानी ही इस तरीके से जाती है कि एस.टी. कोलरिज ने वो पोएम जो है एक नींद से उठ के लिखना उसको स्टार्ट करा था। तो कौन सी वो पोएम है? कुबला खान, एंशिएंट मैरिनर, ओड टू फ्रांस या द एओलियन हार्प? तो द राइट आंसर इज कुबला खान, ठीक है। जो उन्होंने वो बुक पढ़ रहे थे कुबलाई खान के बारे में, परचाज पिलग्रिम पढ़ रहे थे, और वो सो गए क्योंकि ही वॉज एन ओपियम एडिक्ट, ठीक है। तो थोड़ा सो गए या मतलब ऐसे ही अनकॉन्शियस हो गए, सपना आया, उठे तो ये पोइम लिखनी शुरू कर दी, पर बीच में आके किसी ने इंटरप्ट कर दिया, तो ये बहुत छोटी सी पोइम हमें पढ़ने के लिए मिलती है 54 लाइंस की, जबकि उन्होंने सोचा था वो इसको तकरीबन 300-400 लाइंस की पोएम जो है बनाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट इज द फुल टाइटल ऑफ हेनरी फील्डिंग्स फेमस नॉवल टॉम जोन्स? मैं बड़ी बार आप लोगों को अगेन इन चीजों पे फोकस करने के लिए भी कहती हूँ कि कंप्लीट टाइटल, सब टाइटल जरूर याद रखिए जिन भी वर्क्स के आपको लिखवाए जाते हैं, क्योंकि एक दो ऐसे क्वेश्चंस आने के चांसेस 100% हैं, ठीक है। तो टॉम जोन्स का कंप्लीट टाइटल है द हिस्ट्री ऑफ टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग, ठीक है। ऑर्फन नहीं है, अरिस्टोक्रेट नहीं है, टॉम जोन्स अ फाउंडलिंग। फाउंडलिंग मतलब जो बच्चा ऐसे ही किसी को मिल जाए, ठीक है, जिसके पेरेंटेज के बारे में कुछ पता ना हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 41, in his poem John Donne strikes a balance between opposites,
forges unities of oppositions, cancels out opposites और keep the opposites apart। हाँ जी, तो क्या सही जवाब होगा कि जॉन डन अपनी पोएम्स में क्या करते हैं? He forges unities out of oppositions। जो हमने पहले मेटाफिजिकल कंसीट की बात करी थी ना बच्चे, ये उसकी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, जो मैंने आपको बोला था कि बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को जो है वो इकट्ठा ले आते हैं। लाइक ही कंपेयर्स लवर्स टू कंपस। लवर्स का कंपस के साथ कुछ लेना देना है? नहीं है लेना देना, बट वो लवर्स को कंपस के साथ कंपेयर करते हैं। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजों को वो यूनाइट कर देते हैं अपनी पोइट्री में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42। विक्टोरियन एज वाज एन एज ऑफ scientific confidence and spiritual pessimism, search for the past, revivalism या degraded moralism। तो सही जवाब है इस एज का, इस क्वेश्चन का, कि विक्टोरियन एज जो है इट वाज एन एज ऑफ साइंटिफिक कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिचुअल पेसिमिज्म। तो स्पिरिचुअल पेसिमिज्म के देखो हमें एग्जाम्पल मिलते हैं डवर बीच जैसी पोएम्स में। ठीक है, और साइंस ग्रो कर रही थी, अगेन वो लॉजिक, वो रियलिज्म हमें बड़े सारे नॉवेल्स में उनका एग्जाम्पल मिलता है। ठीक है जी, चलिए क्वेश्चन नंबर 43। द फॉल ऑफ हाइपीरियन इज अ पोएम बाय मैरी शेले, स्पेंसर, मार्लो और कीट्स। तो द फॉल ऑफ हाइपीरियन इज अ पोएम बाय कीट्स। ठीक है, कीट्स ने इसको एक एपिक की फॉर्म देनी थी, लेकिन हाइपीरियन नाम का एक एपिक क्रिएट करना था, बट वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए एंड इट जस्ट रिमेन्ड एज अ पोएम। ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 44। A Hymn to God the Father is a poem by John Milton, John Dryden, Elizabeth Gaskell और John Donne। तो बड़ा ही अच्छा और इजी अगेन ये क्वेश्चन है बच्चे। हिम टू गॉड द फादर बड़ी ही फेमस पोएम है, ग्रेजुएशन में ये किसी ना किसी क्लास में आपने पढ़ी भी होगी। तो ये पोएम है जॉन डन की। ठीक है, हिम टू गॉड द फादर। क्वेश्चन नंबर 45। द ऑथर ऑफ फिनिगन्स वेक इज। फिनिगन्स वेक एक नॉवेल है, इसके राइटर आपको बताने हैं वर्जीनिया वुल्फ, मैरी वोllstonecraft, जेम्स जोइस और स्टेवी स्मिथ। तो फिनिगन वेक्स के राइटर हैं जेम्स जोइस। काफी पॉपुलैरिटी मिली जेम्स जोइस को, यूलिसेस से भी ज्यादा। ठीक है, पोर्ट्रेट ऑफ द आर्टिस्ट एज ए यंग मैन से भी ज्यादा उनका ये वर्क, ये कॉमेडी जो है उसको प्रेज मिली। इन मार्लोज प्लेज इमेजिनेटिव एम्बिशन reigns supreme। कि क्या मार्लो के प्लेज में जो इमेजिनेटिव एम्बिशन है, जो कैरेक्टर की जो एम्बिशियसनेस है वो सबसे ऊपर होती है। इमेजिनेटिव एम्बिशन इज देयर बट इट फाइंड्स इट्स लिमिट्स आल्सो। एम्बिशियसनेस होती है लेकिन उनको कंट्रोल करने वाला भी कोई ना कोई होता है। सिंपली चैलेंजेस द ओल्ड वैल्यूज और नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर इज, देखो एम्बिशियसनेस तो है मार्लो के कैरेक्टर्स में, है ना, लेकिन यस उनका कोई ना कोई अंत भी है, उनकी कोई ना कोई लिमिट भी है। जैसे फॉस्टस में उसकी लिमिट है। ठीक है, उसकी एम्बिशियसनेस की लिमिट थी कि वो उन सवालों के जवाब नहीं पा सका मेफिस्टोफेलिस से जो गॉड से रिलेटेड थे, चाहे उसने कितनी भी कोशिश करी। ओके, क्वेश्चन नंबर 47। Behind Shakespeare's history plays and two tragedies, Macbeth and King Lear, lies a work by Holinshed entitled Holinshed Chronicles। ठीक है, पूरा ही इसका टाइटल जाना जाता है हॉलिनशेड क्रॉनिकल्स के नाम से। ठीक है, हिस्ट्री प्लेज भी इसमें से लिए गए और ये जो फेमस ट्रेजेडीज है मैकबेथ और किंग लियर, they were also taken from Holinshed Chronicles। Okay, now we move on to question number 48. Spenser's The Fairy Queen both blends and opposes। फेरी क्वीन जो है वो इन चीजों को ब्लेंड भी करता है पर अपोज भी करता है। तो वो कौन सी चीजें हैं? द ओल्ड एंड द न्यू, द पैगन एंड द क्रिश्चियन, द रोमन एंड द गॉथिक। तो इसका सही जवाब होगा बच्चे ऑल ऑफ द अबव। ओल्ड एंड न्यू को ब्लेंड भी करा है, अपोज भी करा है। पेगन रिलीजन्स की भी बात है, जो नए रिलीजन्स पैदा हो रहे थे उस टाइम पे,
और क्रिश्चियनिटी की बात भी है, रोमन की भी बात है और कुछ गॉथिक इमेजरी भी यूज करी गई है। ठीक है, ब्लेंड भी करा है इन चीजों को और इन चीजों को अपोज भी करा है स्पेंसर ने फेरी क्वीन अपने एपिक में। क्वेश्चन नंबर 49, हु रोट द पोएम वीनस एंड एडोनिस? थॉमस किट, एडमंड स्पेंसर, विलियम शेक्सपियर या टेड ह्यूग्स? तो इस फेमस पोएम के लिए जाने जाते हैं विलियम शेक्सपियर। वैसे वो जाने जाते हैं अपनी सोनेट्स के लिए, बट ये एक फेमस पोएम है विलियम शेक्सपियर की लिखी हुई, वीनस एंड एडोनिस। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 50 के साथ। विच ऑफ द इंग्लिश नॉवलिस्ट्स वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द जर्मन फिलोसोफर लुडविग फ्योरबैक? कौन से जो इंग्लिश नॉवलिस्ट हैं वो इन्फ्लुएंस थे लुडविग फ्योरबैक से? हेनरी फील्डिंग, जॉर्ज इलियट, थॉमस हार्डी या एम फॉस्टर? तो बच्चे इसका सही जवाब है जॉर्ज इलियट। ठीक है, जॉर्ज इलियट ने लुडविग फ्योरबैक के एक वर्क को भी ट्रांसलेट करा है, आपने वर्क्स में पढ़ा ही होगा। तो जॉर्ज इलियट को इन्फ्लुएंस किया था लुडविग फ्योरबैक ने, राइट। क्वेश्चन नंबर 51, टर्म नेगेटिव कैपेबिलिटी इज कॉइन्ड बाय? बड़ी ही फेमस और इंपॉर्टेंट टर्म है ये। ठीक है, किसने कॉइन करा था इसको? जॉन कीट्स, टीबी शेले, ग्रियर्सन या टीएस इलियट? तो इस टर्म को कॉइन करा था जॉन कीट्स ने। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने ये टर्म अप्लाई करी थी शेक्सपियर के ऊपर और ये टर्म उन्होंने अपने ब्रदर्स को लेटर में लिख के इसके बारे में डिस्कशन करी थी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52, द एसे पॉलिटिक्स एंड द इंग्लिश लैंग्वेज वाज रिटन बाय आई.ए. रिचर्ड्स, जॉर्ज ऑरवेल, फिलिप लार्किन या ली हंट? हाँ जी, इस एसे के राइटर पॉलिटिक्स एंड इंग्लिश लैंग्वेज के कौन है? जॉर्ज ऑरवेल, जो अपने डायस्टोपियन नॉवेल्स के लिए जाने जाते हैं, बट कुछ अपने जो है नॉन फिक्शन वर्क्स के लिए भी जाने जाते हैं। ओके, move on to question number 53. The poetic expression still sad music of humanity is by, ये expression किसने दिया था? Still sad music of humanity, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज, जॉन कीट्स और बेन जॉनसन? So बच्चे, this poetic expression was given by William Wordsworth in his poem Tintin Abbey. ठीक है, टिंटन एबे में से लिया गया ये एक फ्रेज है, राइट, एंड ये वर्ड्सवर्थ की पोएम है, हम जानते ही हैं। क्वेश्चन नंबर 54, हु इज द ऑथर ऑफ द रिंग एंड द बुक? लॉन्ग पोएम रिंग एंड द बुक के राइटर एलिजाबेथ ब्राउनिंग, रॉबर्ट ब्राउनिंग या एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन और नन ऑफ द अबव? तो द रिंग एंड द बुक के ऑथर हैं रॉबर्ट ब्राउनिंग, राइट। बड़ी ही फेमस लॉन्ग पोएम है ये, नैरेटिव पोएम है ये। ठीक है, एक स्टोरी दिखाई है इसमें इनफिडेलिटी की, जहां पे एक वाइफ जो है वो अपने हस्बैंड से जो है धोखा करती है एंड हाउ द हस्बैंड मर्डर्स हर। ओके, क्वेश्चन नंबर 55, द माइथोलॉजिकल वर्क ऑफ विलियम ब्लेक इज नोन एज? क्रिश्चियन बुक्स, रिलीजियस बुक्स, प्रोफेटिक बुक्स या एपोकलिप्टिक बुक्स? तो विलियम ब्लेक के माइथोलॉजिकल वर्क्स को प्रोफेटिक बुक्स भी बोला जाता है। ठीक है, माइथोलॉजिकल जो जिनमें रिलीजियस ही डिस्कशन है और नो डाउट, ठीक है, लेकिन उनको रिलीजियस बुक्स नहीं कहा जाता, उनको प्रोफेटिक बुक्स कहा जाता है, जो कि एक जैसे एक संत के कही हुई लिखी हुई बातें हैं। ठीक है जी, चलिए, ब्लेक्स द पॉइजन ट्री इज बोथ द फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज, राइट, एंड अ मेटाफर ऑफ, पॉइजन ट्री जो है उसको फॉरबिडन ट्री ऑफ नॉलेज भी कहा जाता है, और ये किस चीज का मेटाफर है? सेंटिमेंटलाइज्ड इमोशन, रिप्रेस्ड इमोशन, फोरबियरेंस या पेगन लव? बड़ी बार हमें डाउट होता है कि क्योंकि इसके सबटाइटल में आता है क्रिश्चियन फोरबियरेंस, तो हमें ये लगता है कि शायद इसका आंसर फोरबियरेंस है बच्चे, लेकिन पॉइजन ट्री में दबे हुए गुस्से को भी पॉइजन कहा गया है। ठीक है, तो रिप्रेस्ड इमोशन के लिए, ठीक है, दबे हुए गुस्से के लिए, एंगर के लिए भी ये एक सिंबल
के तौर पे यूज करा गया है, ठीक है। तो दैट इज व्हाई इट इज अ मेटाफर ऑफ रिप्रेस्ड इमोशन. Okay, let us move on to question number 57. A Vindication of the Rights of Women was written by Elizabeth Gaskell, George Eliot, Mary Shelley और Mary Wollstonecraft. ये एक रेवोल्यूशनरी वर्क रहा, ठीक है, फेमिनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क रहा. और इसकी शुरुआत किसने करी? मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट ने फेमिनिज्म के अपने आइडियाज को इस वर्क में डिपिक्ट करा, ठीक है जी. विंडिकेशन ऑफ द राइट्स ऑफ वेमेन, जो कि उन्होंने एडमंड बर्क को रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा, जिसमें उन्होंने वेमेन की एजुकेशन की बात करी बेसिकली, ठीक है, जेंडर इक्वालिटी की बात करी उन्होंने, ठीक है. चलिए, लिरिकल बैलेड्स अपीयर्ड इन 1789, 92, 1879 या 1798. सबसे पहले लिरिकल बैलेड्स कब पब्लिश हुआ? तो अगेन इस डेट को भी याद रखना, हम कभी भूल ही नहीं सकते, 1798. हालांकि इसके और एडिशंस भी आए, लेकिन पहला एडिशन इसका आया 1798 में. और इसको जो है रोमांटिसिज्म की शुरुआत भी लिरिकल बैलेड्स के साथ ही मानी जाती है, ठीक है. क्वेश्चन नंबर 59. सबटाइटल ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएम माइकल. वर्ड्सवर्थ की पोएम है ये माइकल, इसका सबटाइटल बताना है आपको. देखिए, दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा सबटाइटल से रिलेटेड. अ रोमांटिक पोएम, अ गॉथिक पोएम, अ क्रिश्चियन पोएम या अ पेस्टोरल पोएम. सो द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ पेस्टोरल पोएम, ठीक है जी. माइकल का सबटाइटल है अ पेस्टोरल पोएम. क्वेश्चन नंबर 60. इन जेन ऑस्टन्स परसुएशन देयर आर कैरेक्टर्स हु आर. देखिए, जेन ऑस्टन के नॉवेल्स में कहीं ना कहीं कोई ऑफिसर्स, कोई आर्मी ऑफिसर्स जो है, ठीक है, उनका रोल है ही है. तो परसुएशन में कौन से कैरेक्टर्स अपीयर होते हैं? नेवल ऑफिसर्स, एयरफोर्स ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स या ऑल ऑफ द अबव. सो द राइट आंसर इज नेवल ऑफिसर्स, ठीक है. नेवल ऑफिसर्स की, जो नेवी में काम करते हैं, उनकी अपीयरेंस होती है परसुएशन में. क्वेश्चन नंबर 61 वी मूव ऑन टू कीट्स नाइटिंगेल, ओड टू नाइटिंगेल. बड़ी ही फेमस ओड, सबसे लॉन्गेस्ट ओड कीट्स की लिखी हुई. टेक्स एज इट्स सब्जेक्ट द फुल थ्रोटेड ईज ऑफ द सिंगिंग ऑफ द नाइटिंगेल एंड इट्स कॉन्ट्रास्ट विद, कि वो जो नाइटिंगेल की सिंगिंग है, जो नाइटिंगेल की दुनिया है, उसको किसके साथ कॉन्ट्रास्ट करते हैं? एकिंग नमनेस ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर, एकिंग स्लीप ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर, हैप्पी वर्ल्ड या एकिंग स्पोर्टफुलनेस ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर. तो इसका सही जवाब है कि इट इज कॉन्ट्रास्टिव टू एकिंग नमनेस ऑफ द ह्यूमन ऑब्जर्वर, जहां पे कीट्स अपने आप को जो है ये नम इंसान बता रहा है, जो कि अपने ट्रांस में है, ठीक है. चलिए, we move on to question number 62. Clarissa or the History of a Young Man is a novel by Henry Fielding, Jane Austen, Elizabeth Browning या Samuel Richardson. तो ये एक फेमस नॉवल है. अगेन क्लैरिसा, इसके राइटर हैं सैम्यूल रिचर्डसन, ठीक है, जिन्होंने पहला एपिस्टलरी नॉवल लिखा, ठीक है. फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश पैमेला के लिए जो जाने जाते हैं, उनका ही नॉवल है ये क्लैरिसा, ठीक है जी. चलिए, वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 63. द हिस्ट्री ऑफ सर चार्ल्स ग्रैंडिसन इज अ नॉवल बाय हेनरी फील्डिंग, जेन ऑस्टन, एलिजाबेथ ब्राउनिंग या सैम्यूल रिचर्डसन. तो बच्चे, इस नॉवल के राइटर भी हैं सैम्यूल रिचर्डसन. बहुत ज्यादा नॉवेल्स इन्होंने लिखे नहीं थे, ठीक है. मोस्ट फेमस इनका नॉवल जो रहा पैमेला, जिसको फर्स्ट नॉवल इन इंग्लिश बोला जाता है, ठीक है. 4 व्हील्स ऑफ इंग्लिश नॉवेल्स में इनका नाम आता है. तो ये एक और नॉवल सैम्यूल रिचर्डसन का. ओके, नाउ वी मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 64. Pope's An Essay on Man explores the relationship of human beings to nature, creature to creature, creature to creator
through destiny, a pervasive Newtonian universe, no agency whatsoever या godly figure। ऐसे ऑन मैन में देखो ह्यूमन बीइंग के रिलेशनशिप को डिपिक्ट करा गया है इन रिलेशन टू सोसाइटी, इन रिलेशन टू मैन हिमसेल्फ, इन रिलेशन टू गॉड, है ना, इन रिलेशन टू यूनिवर्स। ठीक है, तो वो किसके जरिए? सो इट इज डिपिक्टेड थ्रू अ परवेसिव न्यूटोनियन यूनिवर्स। ठीक है, जैसे हम साइंस में जो है लाइफ वेब के बारे में पढ़ते हैं, फूड चेन के बारे में पढ़ते हैं, तो ये न्यूटोनियन यूनिवर्स भी बात करता है हमारी सबकी एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंस की। ठीक है, कि हम सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं, इंटरडिपेंडेंस की बात करता है ये न्यूटोनियन यूनिवर्स। ठीक है, सो दैट इज व्हाई इट एक्सप्लोर्स these relationships through a pervasive Newtonian universe, right? Question number 65. Edward II is a play by Shakespeare, Harold Pinter, Marlowe या Walter Pater. So this is an important historical play by Christopher Marlowe, right? Okay, question number 66. Milton's Areopagitica argues for, ये एक पैम्फलेट है जॉन मिल्टन का लिखा हुआ। ठीक है, तो ये इस पैम्फलेट में मिल्टन ने किस चीज के लिए आर्ग्यू किया है या किस चीज के लिए अपने आइडियाज आगे रखे हैं? मोनार्किकल स्टेट, ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी, कैथोलिक गवर्नमेंट और एन ओलिगैरिकल स्टेट। तो किस चीज के बारे में बात करी है उन्होंने बात करी है कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी की, प्रेस की लिबर्टी की बात करी है ना उन्होंने, है ना। तो आंसर हमारा यहाँ पे आएगा ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल लिबर्टी। ठीक है, कि प्रेस को जो है या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो है लिबर्टी को और ब्रॉड करा जाए, जिन चीजों को अभी फ्री नहीं करा गया था उस टाइम पे, जिस टाइम पे मिल्टन ने ये पैम्फलेट लिखा, उन चीजों को भी जो है लिबरलाइज किया जाए, फ्री किया जाए। चलिए, क्वेश्चन नंबर 67. Milton's Paradise Lost has 10 books, 12 books, 14 books या 15 books. So the right answer is 12 books. पहले उन्होंने 10 books publish करवाई and then 12 books complete, right? Alexander Pope wrote the epitaph for a man of science. Who was he? Bacon, Leonardo da Vinci, Locke, Newton. देखो यहाँ पे तो उन्होंने सवाल खुद ही आसान कर दिया। देखो कई बार सवालों में ही जवाब छुपा होता है। बेकन एक एसेइस्ट थे, लॉक एक एसेइस्ट थे, लियोनार्डो दा विंची एक पेंटर थे, तो मैन ऑफ साइंस कौन रह गया? न्यूटन। ठीक है, और ऊपर से ये दोनों ही एसेइस्ट थे। ठीक है, और ऊपर से हमारा पहले भी एक सवाल आ चुका कि उन्होंने ये सारा कुछ लिंक किया, मैन टू नेचर, मैन टू क्रिएचर, क्रिएचर टू क्रिएचर, है ना। तो वो किन चीजों के थ्रू किया? परवेसिव न्यूटोनियन यूनिवर्स। तो उसी में हमारा जवाब हमें वापस मिल गया। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको तरीका बताया कि हमारे सवाल में ही जवाब छुपा हुआ है। अगर आपको बाकी सब लोगों के बारे में पता है तो अगेन आप आंसर बड़ी इजीली ढूंढ सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 69. Swift, A Tale of a Tub is a story of three brothers. They represent Roman Catholicism, Anglicanism, Calvinistic descent या all of the above. तो बच्चे, पीटर, मार्टिन, जैक, 3 ब्रदर्स की कहानी है। तो पीटर, मार्टिन, जैक इन तीनों तरह के रिलीजन्स को डिपिक्ट करते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 70. Who is the author of the poem Hero and Leander? हीरो एंड लिएंडर के राइटर कौन है? मार्लो, शेक्सपियर, टी.एस. इलियट या पोप। तो हीरो एंड लिएंडर के जो ऑथर हैं दैट इज क्रिस्टोफर मार्लो। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 71. Which classical authority the poet turned to while writing the poem Hero and Leander? मतलब कहां से इंस्पिरेशन ली क्रिस्टोफर मार्लो ने अपनी ये पोएम हीरो एंड लिएंडर लिखते हुए? वर्जिल, ओविड, डेमोक्राइटस या टेसो। तो उन्होंने इंस्पिरेशन ली क्लासिकल राइटर ओविड से। ठीक है जी।
क्वेश्चन नंबर 72, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वर्क बाय बेन जॉनसन। अगेन यहाँ पे इन्होंने नॉट पूछ लिया। वॉलपोन, ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल, द एल्केमिस्ट या बार्थोलोम्यू। ठीक है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा वर्क जो है बेन जॉनसन का नहीं है। ठीक है, तो बेन जॉनसन का वर्क इसमें से कौन सा नहीं है बच्चे? ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। ठीक है, क्वेश्चन पेपर में हल्की सी गड़बड़ इन्होंने बस ये करी हुई है कि इन्होंने इस वर्क का कंप्लीट टाइटल नहीं लिखा। ठीक है, बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल हम जानते हैं कि ये वर्क शेक्सपियर का है। ठीक है, आपको आंसर की में भी मैं पहले ही बता देती हूँ, आपको जो इस आंसर की में भी ऑप्शन डी करेक्ट किया हुआ मिलेगा, बार्थोलोम्यू फेयर पे टिक किया हुआ मिलेगा। लेकिन बस फर्क इतना है बच्चे कि इन्होंने ये कंप्लीट टाइटल नहीं लिखा, लेकिन ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल जो वर्क है वो शेक्सपियर का है, बेन जॉनसन का नहीं है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 73, Wordsworth started writing the prelude in 1799, but when it was published, 1850, 1805, 1839 or 1799. So it was published in 1850. Posthumously, वर्ड्सवर्थ की डेथ के बाद पब्लिश हुआ ये। लिखना उन्होंने शुरू कर दिया था 1799 में। इसको ऑटोबायोग्राफिकल वर्क बोला जाता है, बिल्डिंग्सरोमन वर्क बोला जाता है। इसका सब टाइटल भी द ग्रोथ ऑफ मैन्स माइंड, ठीक है, जो है तो पब्लिश हुआ था 1850 में। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 74, वर्ड्सवर्थ डिड नॉट राइट द प्रिल्यूड अंडर द सेम टाइटल। ठीक है, उन्होंने इसको सेम टाइटल के साथ नहीं लिखा था, टू कोलरिज नाम दिया था उन्होंने। तो ये नाम जो किसने दिया, देन हु गेव दिस टाइटल टू दिस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम? उन्होंने पहले इसको नाम दिया था टू कोलरिज। ठीक है, तो द प्रिल्यूड किसने नाम दिया वर्ड्सवर्थ की इस ऑटोबायोग्राफिकल पोएम को? हिज सिस्टर, हिज वाइफ, कोलरिज और कीट्स? So the right answer is the name was given by Wordsworth's wife. So this name was given by Wordsworth's wife. Okay. And the last question in this session. Total 150 questions हैं बच्चे हमारे इस पेपर के। एक पार्ट में आपको, एक वीडियो में आपको 75 तक क्वेश्चंस मिलेंगे, तो प्लीज दूसरी वीडियो देखना मत भूलिएगा, उसमें आपको रिमेनिंग क्वेश्चंस की डिस्कशन मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारी वीडियो खत्म होगी क्वेश्चन नंबर 75 के साथ। एंड द क्वेश्चन नंबर 75 इज, हु अमंग्स द इंग्लिश लिटरेरी फिगर्स claimed to have brought philosophy out of closets and libraries to clubs, tea tables and coffee houses? कौन सी लिटरेरी फिगर ये क्लेम करते हैं कि उनको क्रेडिट जाना चाहिए कि वो फिलॉसफी को लाइब्रेरीज में से, अलमारियों में से निकाल के क्लब्स में ले आए, टी टेबल्स पे ले आए, कॉफी हाउसेस में? स्टील को, लॉक को, एडिसन या बेकन? सो द क्रेडिट फॉर दिस गोज टू जोसेफ एडिसन। ठीक है, जिन्होंने जो आर्टिकल्स लिखने, जर्नल्स लिखने फेमस शुरू करवाए, और लोग जो टी टेबल्स पे बैठ के, कॉफी हाउसेस में बैठ के जो गॉसिपिंग करा करते थे, ठीक है, जो पोप के रेप ऑफ द लॉक में भी जिसकी पिक्चर हमें देखने को मिलती है, तो उनकी बजाय फिलॉसफीज को डिस्कस करना शुरू करवाया जोसेफ एडिसन ने। राइट, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू सी आवर नेक्स्ट वीडियो जिसमें 76 से 150 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। राइट, सो थैंक यू सो मच फॉर नाउ एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस मिलते रहें हमारे सारे के सारे important lectures के लिए। Right, so thank you so much, and I'm again saying don't forget to watch the next video of the following questions. Thank you.